पीसीएस आईक्यू एग्जाम में आपका स्वागत है। सोचिए अगर किसी राज्य में कानून का राज खतरे में पड़ जाए या मान लीजिए किसी नागरिक के अधिकारों को छीना जा रहा हो तो वो इंसान कहाँ जाएगा? न्याय की आखिरी उम्मीद कहाँ टिकती है? तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्यायपालिका के एक बहुत ही शक्तिशाली स्तंभ की। जी हाँ, उच्च न्यायालय, जो हमारे लोकतंत्र का एक बहुत जरूरी प्रहरी है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, स्टेट लेवल पर अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो उनका गार्डियन कौन है? कौन करेगा उनकी रक्षा? तो हाँ, इसका जवाब हमें सीधा लेकर जाता है उच्च न्यायालय की तरफ और उसकी बहुत ही जरूरी भूमिका की तरफ। अच्छा, तो उच्च न्यायालय को इतनी शक्ति मिलती कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? देखिए, ये कोई मामूली इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। इसकी बुनियाद, इसकी नींव सीधे भारत के संविधान में रखी गई है। तो आइए देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे कितनी मजबूती देता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट है। संविधान का भाग 6 कहता है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, पार्लियामेंट चाहे तो कानून बनाकर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकती है। और ऐसा होता भी है ना? अक्सर छोटे राज्यों के लिए ऐसा किया जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। तो ये कुछ सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो उच्च न्यायालय को उसकी सारी पावर्स देते हैं। देखिए, आर्टिकल 214, ये तो सिंपल है, कहता है हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। फिर आता है आर्टिकल 215 जो इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इसके फैसले एक तरह से कानून बन जाते हैं और अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो उसे सजा भी हो सकती है। फिर 217 में अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है। और हाँ, सबसे ज्यादा पावरफुल आर्टिकल 226 जो इसे रिट्स जारी करने की गजब की शक्ति देता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, अदालतें सिर्फ इमारतों से तो नहीं चलती, है ना? असली ताकत तो न्यायाधीशों में होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये न्यायाधीश होते कौन हैं? इनका सिलेक्शन कैसे होता है और ये कब तक अपने पद पर रहते हैं? ये पूरा प्रोसेस हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और फेयरनेस की गारंटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हर उच्च न्यायालय में एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश जो उसे लीड करते हैं और उनके साथ होते हैं दूसरे न्यायाधीश। अब यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, न्यायाधीशों की संख्या ना फिक्स्ड नहीं होती है। भारत के राष्ट्रपति काम का बोझ देखकर, मतलब वर्कलोड असेस करके, ये नंबर तय करते हैं ताकि न्याय देने में कोई देरी ना हो। अब ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है ना, इसको ध्यान से समझिए। सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक डीप कंसल्टेशन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने अकेले डिसाइड कर लिया, नहीं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से और तो और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह मशवरा करते हैं। ये प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि भाई अपॉइंटमेंट में सिर्फ मोस्ट डिजर्विंग पर्सन को ही चुना जाए और सारी पावर किसी एक के हाथ में ना रहे। तो अगर किसी को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए बेसिकली 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है जुडिशियल सर्विस से, मतलब कोई व्यक्ति कम से कम 10 साल तक जिला न्यायाधीश जैसे किसी जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो। और दूसरा रास्ता आता है बार से, यानी कोई एक्सपीरियंस्ड वकील हो जिसने कम से कम 10 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो। तो एक तरफ जुडिशियल एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस, दोनों का एक अच्छा बैलेंस बन जाता है। 62, ये नंबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से 3 साल कम हैं। उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65। तो ये जो डिफरेंस है, ये जुडिशियल हायरार्की को भी दिखाता है। और हाँ, ये सवाल यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, न्यायाधीशों का टेन्योर, मतलब उनका कार्यकाल, काफी सिक्योर होता है और ये इसलिए है ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के फैसले ले सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकाउंटेबल नहीं है, मतलब जवाबदेह नहीं है। बिल्कुल है। संविधान में उनको हटाने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस दिया गया है जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। किसी न्यायाधीश को हटाना, आप समझ लीजिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और ये जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? इसका मतलब है कि हाउस की टोटल मेंबरशिप का 50% से ज्यादा और जितने मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उनका 2/3, मतलब 2/3। यह प्रोसेस इतना ज्यादा मुश्किल है कि आज तक भारत में किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग से हटाया नहीं जा सका है। और ये महाभियोग प्रोसेस शुरू करने के लिए भी सिर्फ 2 ही सॉलिड ग्राउंड्स हैं।
ऐसा नहीं कि किसी भी बात पर शुरू कर दिया। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब सिद्ध कदाचार, जैसे भ्रष्टाचार या कोई और सीरियस रॉन्ग डूइंग जिसका पक्का सबूत हो। और दूसरा है इनकैपेसिटी, मतलब अक्षमता, यानी वो फिजिकली या मेंटली अपना काम करने में केपेबल नहीं है। ये हाई स्टैंडर्ड ये पक्का करता है कि न्यायाधीशों को पॉलिटिकल रीजन से टारगेट न किया जा सके। ये यूपीएससी GS2 का फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। आखिर उच्च न्यायालय करता क्या है? इसके पास ऐसी कौन कौन सी पावर्स हैं जो इसे जस्टिस सिस्टम का इतना मजबूत पिलर बनाती हैं? ये उच्च न्यायालय की सबसे पावरफुल शक्तियों में से एक है और ये डायरेक्टली हम सब नागरिकों से जुड़ी है। आर्टिकल 226 के तहत अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो निचली अदालतों में जाए बिना सीधा डायरेक्टली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। सोचिए, ये जस्टिस तक डायरेक्ट एक्सेस का कितना पावरफुल टूल है। तो ये 5 तरह के रिट हैं जो एक तरह से न्याय के हथियार हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। ये इल्लीगल डिटेंशन के खिलाफ है। दूसरा परमादेश, जो किसी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी लीगल ड्यूटी करने का ऑर्डर देता है। तीसरा प्रतिषेध, ये लोअर कोर्ट को अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने से रोकता है। चौथा उत्प्रेषण, जो लोअर कोर्ट से केस को अपने पास मंगा लेता है। और पांचवा अधिकार पृच्छा, जो पूछता है कि किस अधिकार से, मतलब कोई व्यक्ति किस अथॉरिटी से कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है। अब ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोगों को सरप्राइज करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए, मतलब किसी भी दूसरे लीगल राइट के वायलेशन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिट के मामले में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा वाइड है। ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। रिट के अलावा भी उच्च न्यायालय के पास बहुत सारी पावर्स हैं। जैसे ये निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है, जिसे हम अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। ये अपने अंडर आने वाली सभी अदालतों के काम को सुपरवाइज भी करता है। और जैसा हमने पहले बात की, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते ये अपनी कंटेम्प्ट यानी अपनी अवमानना के लिए किसी को भी पनिश कर सकता है। तो अब तक हमने उच्च न्यायालय को काफी अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए अब इसे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के साथ कंपेयर करके देखते हैं। इससे हमें पूरे जुडिशियल स्ट्रक्चर की एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। ये टेबल देखिए, इसमें 3 मेन डिफरेंसेस बहुत क्लियरली बताए गए हैं। पहला, रिट शक्ति। हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32। और जैसा हमने अभी डिस्कस किया, हाई कोर्ट का स्कोप यहां वाइडर है। दूसरा है क्षेत्राधिकार। हाई कोर्ट का अधिकार एक राज्य या राज्यों के समूह तक लिमिटेड है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन पूरे भारत पर है। और तीसरा, सेवानिवृत्ति की आयु। हाई कोर्ट में 62 साल और सुप्रीम कोर्ट में 65 साल। ये प्रीलिम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि उच्च न्यायालय जैसी इंस्टीट्यूशंस सिर्फ कानून लागू करने वाली मशीन नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का सिंबल है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की शक्तियों पर चेक रखती हैं और हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखती हैं। तो मैं इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर न्यायपालिका इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं होगी तो हमारे संविधान में लिखे हुए जो अधिकार हैं उनकी गारंटी कौन देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो एक लोकतंत्र में रहने वाले हर नागरिक